अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे हम मूव हुए हैं और तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे हम मूव हो चुके हैं और कल के लेक्चर में लेक्चर के एंड में हमने ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को स्टार्ट कर दिया था। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कंप्लीट करेंगे और टाइम मिला तो हम न्यूमेरिकल्स भी कवर करेंगे। अब तक मैं आपको रिवाइज कर दूं कि हमने चैप्टर नंबर 2 का गैसेस पोर्शन शुरू किया था। लिक्विड और सॉलिड हमने तय किया था कि अभी हम नहीं करेंगे, और गैसेस के पोर्शन में हमने तकरीबन आधे से ज़्यादा चैप्टर कर लिया। और लोग उसके रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हैं उन लोगों के लिए जो नए हैं और जो बाद में जिन्होंने एडमिशन लिया, और वो उन रिकॉर्डेड लेक्चर के ज़रिए उनको पढ़ के क्वेश्चनिंग करके बात आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमने बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ पढ़ा, जनरल गैस इक्वेशन पढ़ी, उसके तफसील से हमने न्यूमेरिकल किए, केस 1 के भी, केस 2 के भी। और अब हम लॉ नंबर 4 कर रहे हैं, यानी लॉ नंबर 4, दैट इज कॉल्ड ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। और इसके साथ में हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, जो कि आज जैसे मैंने कहा कि कोशिश करेंगे स्टार्ट हो जाए, अदरवाइज अगले वीक इंशाल्लाह उसको न्यूमेरिकल तो हमने करना ही। तो इंट्रोडक्शन मैंने कल लिखवा दिया था, मैंने बहुत जल्दी से इसको रिवाइज कर देना है क्योंकि सबके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं, कोई बहाना नहीं कर सकता। ये रिकॉर्डेड लेक्चर का जो प्रपोजल है ये इसीलिए आया था क्योंकि लाइव लेक्चर में बड़ी हैसल होती है ऐसे हालात में। नॉर्मल लेक्चर में तो लाइव लेक्चर है वेरी गुड क्योंकि आप हाथ के हाथ क्वेश्चन करते हैं, पर अभी इन हालात में कोई ज्वाइन हो पा रहा है, कोई नहीं हो पा रहा, लाइट है कहीं, कहीं लाइट नहीं है, कहीं नेट है, कहीं नेट नहीं है, तो बड़ी रेजिस्टेंस है, कनेक्टिविटी आ रही है, आवाज़ जा रही है, तो बड़े मसाइल होते हैं इन हालात में, बारिश के हालात में। लिहाजा ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास है और आप बार बार इनको देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट अपने मजबूत रख सकते हैं। तो ग्राम्स ऑफ डिफ्यूजन में हमने ये कहा था कि हमारा जो टॉपिक है वो डिफ्यूजन नहीं है। डिफ्यूजन से बात स्टार्ट ज़रूर की थी हमने कि हर गैस में ये एबिलिटी है कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है और ऐसा करके वो अपना वॉल्यूम बढ़ा लेती है। तो ये जो एबिलिटी है गैस की, एक जगह से दूसरी जगह जाना और अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इस एबिलिटी को आप डिफ्यूजन कहते हैं। और साथ में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि दुनिया की हर गैस डिफ्यूज कर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है किसी हेल्प के बगैर, और उसकी ट्रेवल करने की जो स्पीड है, स्पीड जिसके लिए यहाँ पे वर्ड है रेट, दोनों का तर्जुमा सेम है, जो उसकी ट्रेवल करने की स्पीड या रेट है वो सबका बराबर नहीं है, भले उनकी कंडीशन आप क्या करते हैं, सेम करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कंडीशन सेम होना मस्ट है, वरना कोई कह सकता है कि भाई जिस गैस की स्पीड ज़्यादा है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जिस गैस की स्पीड कम है, क्योंकि टेम्परेचर आपको पता है एनर्जी को बोलते हैं, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने का मतलब एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब स्पीड तेज़ होगी। तो कोई ये कह सकता है, पर आपने बोल दिया भाई तमाम कंडीशन, टेम्परेचर, मोल्स, प्रेशर, वॉल्यूम, तमाम कंडीशन जो आपने अब तक चैप्टर में पढ़ी है वो सब सेम। सब कुछ सेम होने के बावजूद उनकी स्पीड बराबर नहीं है, और स्पीड बराबर नहीं होने की वजह क्या है? क्योंकि वजह क्या है भाई, स्पीड ना होने की वजह क्या है, बराबर ना होने की वजह यह है कि उनके मॉलिक्यूलर मासेस यानी कि डेंसिटी डिफरेंट है। ये ग्राम ने एक्सप्लोर किया और हमें वो पढ़ा रहा है। तो ग्राम ये कह रहा है कि तमाम गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन में, यानी कि डिफ्यूजन की स्पीड में डिफरेंस होगा, और उसकी जो वजह है वो उसका मॉलिक्यूलर मास है। हर गैस का अपना मॉलिक्यूलर मास है, लिहाजा उस लिहाज से उसकी स्पीड या तो ज़्यादा होगी या कम होगी। रिलेशन मैंने आपसे बोला था कि आप सोच के रखें, और हम ये तय करेंगे आज के लेक्चर में कि रिलेशन डायरेक्ट है या इनवर्स है। चले जी, तो इंट्रोडक्शन मैंने कल लिखवा दिया था, तो इंट्रोडक्शन हमने कल लिख लिया था, और आज के लेक्चर में हमने स्टेटमेंट से बात शुरू करनी है। तो हेडिंग डाल दें स्टेटमेंट। शाबाश, सब लोग हेडिंग डाल दें स्टेटमेंट। जिसने इंट्रोडक्शन नहीं लिखा वो कल वो जो 4 मिनट की आखिरी वीडियो मैंने भेजी थी वहां से वो स्टेटमेंट जो है, सॉरी, इंट्रोडक्शन लिख ले। अभी आपने हेडिंग डाल दी है स्टेटमेंट। अच्छा भाई, अब आप सोच के बताएं कि रिलेशन डायरेक्ट है या इनवर्स है। मेरे हिसाब से आसान बात है, पिछले जो लॉस थे वो भी आसान ही थे, पर ये भी और आसान है कि जिस गैस, मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है वजन, डेंसिटी का मतलब भी वजन होता है, दोनों का एक ही मतलब।
तो जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा यानी कि डेंसिटी ज़्यादा होगी यानी कि वजन ज़्यादा होगा, वो हैवी होगी, और हैवी बॉडी को चलने में मुश्किल होती है, ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है, हैवी बॉडी को चलना मुश्किल होता है। जब चलना मुश्किल होगा तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी या कम होगी, आप बोलो। अगर उसको चलने में मुश्किल होगी, मतलब हैवी बॉडी होगी तो चलने में मुश्किल होगी, चलने में मुश्किल होगी तो उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं होगी बल्कि कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब क्या चीज़ ज़्यादा है, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है यानी कि वजन ज़्यादा है, तो स्पीड कम है। और इसी तरह अगर गैस का मॉलिक्यूलर मास यानी कि डेंसिटी यानी कि वजन कम है तो वो लाइटर है। लाइटर का मतलब हल्की है, तो हल्की है तो वो तेज चलेगी, तेज चलेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जब मॉलिक्यूलर मास कम है, ये बात मैं लिख देता हूँ कि जब मॉलिक्यूलर मास कम है, स्टेटमेंट की हेडिंग काम पे काम कर रहे हैं आप, और आप बोल रहे हैं कि जब मॉलिक्यूलर मास क्या है, लेस है, तो स्पीड क्या है, ग्रेटर है, ज़्यादा है। और इसी तरह जब मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो जो स्पीड है वो लेसर है। तो इसका मतलब है कि जब मास ज़्यादा है तो स्पीड कम है, जब मास कम है तो स्पीड ज़्यादा है। तो ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं कौन सा रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन। ये जो लोग रेगुलर हैं उनको तो बहुत अच्छी आना चाहिए, बाकी लोगों को भी मैं समझा रहा हूँ कि जब एक चीज़ ज़्यादा हो और दूसरी चीज़ कम हो तो उसको बोलते हैं कौन सा रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन। इसका मतलब है कि गैस की डिफ्यूजन की स्पीड, जिसके लिए वर्ड इस्तेमाल होगा रेट, तो गैस के डिफ्यूजन के रेट में और उसके मॉलिक्यूलर मास में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। ग्रेटर द मॉलिक्यूलर मास लेसर द रेट, लेसर द मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर द रेट, यानी मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो रेट ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो रेट कम होगा। दिस इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चले भाई सब लोग लिखें, शाबाश, लिखना शुरू करें। अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, according to Gram's law of diffusion, according to Gram's law of diffusion, अगली लाइन में आ जाए इन्वर्टेड कॉमास में, नेक्स्ट लाइन इन्वर्टेड कॉमास, नेक्स्ट लाइन इन्वर्टेड कॉमास। चलो भाई लिखें, अंडर सिमिलर कंडीशंस। ये मैंने सिमिलर कंडीशन पे बहुत जोर दिया था, आपको पता है। अंडर सिमिलर कंडीशंस, under similar conditions the rate of diffusion of gases, under similar conditions the rate of diffusion of gases, the rate of diffusion of gases is inversely proportional, the rate of diffusion of gases is inversely proportional, is inversely proportional to the square root of, is inversely proportional to the square root of, to the square root of its density or molecular mass, to the square root of its density or molecular mass, square root of its density or molecular mass। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करें। अच्छा, स्क्वायर रूट का जो वर्ड है उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करके पढ़ लें। स्क्वायर रूट के वर्ड को मैंने अलग से समझाना है, तो स्टेटमेंट क्या पढ़ेंगे, आप क्या पढ़ेंगे, मैंने जो लिखवाई है उसमें स्क्वायर रूट का वर्ड इग्नोर करके आपने पढ़ना है कि अंडर सिमिलर कंडीशंस द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास। अब मैं जरा स्क्वायर रूट को अलग से बता रहा हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट आपको मैंने बार बार रिपीट करके क्लियर कर दी कि रिलेशन कैसा है, इनवर्स है। जिसका मॉलिक्यूलर मास कम उसकी स्पीड ज्यादा, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसकी स्पीड कम। अब जो स्क्वायर रूट है ना, ये लॉजिकल चीज नहीं है, ये बिल्कुल उसी तरह से, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, पेपर के लिए नहीं बता रहा हूँ, पेपर में तो स्क्वायर रूट लिखने के नंबर है, बिल्कुल आपको अगर मैं याद दिलाऊं, आपकी कॉपी पे तो काम पूरा होगा, मेरे पास तो फिर भी कुछ स्लाइड हैं कुछ नहीं है। तो जब आपने चार्ल्स लॉ पढ़ा था, तो चार्ल्स लॉ में
मैंने आपको ग्राफ की हेडिंग कराई थी तफसील से, और ग्राफ की हेडिंग में मैंने आपको ये कहा था कि भाई ग्राफ जो था वो स्ट्रेट लाइन था, पर वो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा था तब तक जब तक मैं, जाहिर सी बात है, दोबारा तो ग्राफ नहीं पढ़ा सकता। आधे घंटे का टॉपिक था, याद दिला सकता हूँ, आपका काम है कि लेक्चर के बाद आप उसको रीड कर लें अगर जहन में नहीं। तो वहां हमने कहा था कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो था, पर वो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा था। कब? जब टेम्परेचर हम सेंटीग्रेड में ले रहे थे, और जब हमने टेम्परेचर को केल्विन में किया तो वो स्ट्रेट लाइन के साथ साथ ओरिजिन से पास हो गया। तो क्योंकि ग्राफ का ओरिजिन से पास होना मस्ट होता है, लिहाजा चार्ल्स ने आपसे कहा कि भाई टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में ना लो, टेम्परेचर को केल्विन में लो, ताकि ग्राफ कहाँ से पास हो? ओरिजिन से पास हो और लॉ वैलिड हो। इसीलिए आपने पूरे चैप्टर में केल्विन पढ़ा है और आपको पता है केल्विन इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह किताब डिस्कस नहीं करती, क्योंकि किताब आपको पता है अपना स्टाइल है उसका, किताब को इससे गर्ज नहीं है कि लोगों को पूरी बात क्लियर हो या ना हो। तो किताब ये डिस्कस करती है, मतलब डिस्कस नहीं करती। पर मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया इतने दिन में, कि जब आप ग्राफ बनाते हैं आर्क और 1/d का, क्योंकि रिलेशन इनवर्स है, इनवर्स रिलेशन आपको पता है लिखना आता है, अभी मैं डिटेल में लिखूंगा दोबारा। और कैसे लिखते हैं इसको? रेट ऑफ डिफ्यूजन आर है और रिलेशन कैसा है? इनवर्स है। तो इनवर्स रिलेशन बना लेते हैं हम। रिलेशन इनवर्स है। अच्छा भाई, तो रिलेशन क्योंकि यहाँ पे इनवर्स है तो आपने लिख दिया 1/, इनवर्स रिलेशन में आपको पता है रेसिप्रोकल लिखते हैं। बॉयज लॉ में भी इनवर्स रिलेशन था, वहां पर भी आपने 1/p लिखा था। अब यहाँ पे आपने 1/d नहीं लिखा बल्कि अंडर रूट d लिखा। अब यहाँ आप बात समझे, टॉपिक ये बोलता है कि अगर आप यहाँ पर रूट हटा दें, रूट यहाँ से हटा दें और ये 1/d पढ़े, गौर से सुनिएगा क्योंकि ये लॉ तो आप पढ़ चुके, रिलेशन इनवर्स तो आपको आ गया, ये सिर्फ रूट पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, कि अगर यहाँ पे हम रूट के बगैर पढ़ेंगे तो ये जो ग्राफ बनेगा आर्क और 1/d का, ये स्ट्रेट लाइन तो होगा पर ये ओरिजिन से पास नहीं होगा। अच्छा, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, कोई आपसे पूछे तो आप ये ना बोलें कि यार पता नहीं सर ने तो बताया नहीं, किताब में है नहीं, हमें नहीं पता, ये नहीं बोलेंगे आप उसको बोलेंगे भाई बुक में तो नहीं है, पेपर में नहीं आता, पर वजह हमें पता है। और वजह ये है कि अगर हम यहाँ पे 1/d से ग्राफ बनाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन तो होगा। क्या होगा? ये स्ट्रेट लाइन तो होगा, लेकिन ये ओरिजिन से पास नहीं होगा, और जब ये ओरिजिन से पास नहीं होगा तो लॉ वैलिड नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे रूट लगा देते हैं मिसाल के तौर पे, तो रूट लगाने से क्या फायदा होगा कि रूट लगाने से जो ग्राफ बनेगा आर का 1/√d के साथ, जुमला सुनना है, आर का 1/√d के साथ जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन के साथ साथ ओरिजिन से पास होगा। तो लंबी चौड़ी बात आप किसी को नहीं करेंगे, नॉलेज आपके पास है। जैसे सेंटीग्रेड में ओरिजिन से पास नहीं हो रहा था, केल्विन में ओरिजिन से पास हो गया। रिसर्च कौन कर रहा है? साइंटिस्ट। हम, मैं और आप पढ़ रहे हैं, हम रिसर्चर नहीं। हाँ, कभी हमारा फ्यूचर में वास्ता आपका इस लेवल पे पड़ा कि आप एक्सपेरिमेंट खुद करने लैब में गए और वहां आपने खुद ड्रॉ करके देखा तो आपको दिख भी जाएगा। फिलहाल आप लॉजिक पकड़ रहे हैं कि अगर आप ग्राफ अंडर रूट के बगैर बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन होगा पर ओरिजिन से पास नहीं होगा। लेकिन अगर ग्राफ आप अंडर रूट के साथ बनाएंगे, 1/√d का ग्राफ बनाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन भी होगा और वो ओरिजिन से भी पास होगा। लिहाजा इस बात की बेसिस पर जो टॉपिक है, वो, यानी जो ग्राम है उसने स्टेटमेंट में स्क्वायर रूट डाल दिया, तो इसका मतलब है कि जो रिलेशन है वो इनवर्स है। अगर आप रूट के बगैर पढ़ेंगे तब भी समझ में आ जाएगा, पर यहाँ पे रूट लगाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि पेपर में नंबर लेने। और दूसरा क्यों जरूरी है, जो लॉजिकल जवाब है वो ये है कि ग्राम्स ने डिटेल तो नहीं बताई, पर हमें पिछली पढ़ाई से पता है और हमने उससे अंदाजा लगा लिया कि इशू ये है कि अगर हम अंडर रूट नहीं लगाएंगे तो जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन होगा पर वो ओरिजिन से पास नहीं होगा। और अंडर रूट लगाने से ग्राफ स्ट्रेट लाइन भी होगा और ओरिजिन से भी पास होगा। लिहाजा लॉ की वैलिडिटी के लिए जरूरी है कि ग्राफ जो है वो ओरिजिन से पास हो, इसीलिए इस पूरे लॉ में अंडर रूट इस्तेमाल करना मस्ट है। तो अब ये मैंने अपने तौर पे तो काफ़ी बार रिपीट करके बात आपके जहन में डाली है, फिर भी आप 1 से 2 दफ़ा इसको सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अंडर रूट यहाँ पे क्यों लगाया। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का और डेंसिटी या मॉलिक्यूलर मास के रूट का कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। चलें जी, अब इसकी हम मैथमेटिकल फॉर्म बनाते हैं। आप हेडिंग डाल दें मैथमेटिकल फॉर्म या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, जो हेडिंग आप डालना चाहें।
स्टेटमेंट आपने लिख ली है, लिहाजा मैं मिटा दे रहा हूँ। मैथमेटिकल फॉर्म की आपने हेडिंग डालनी है। कोई मैथमेटिकल फॉर्म अभी कॉपी नहीं करेगा, पहले आप समझ लेंगे अच्छी तरह से, फिर वर्डिंग आएगी, वर्डिंग के बाद कॉपी होगा। अच्छा भाई, तो एक दफा और सुन लें कि आर है रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि स्पीड ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि डिफ्यूजन की रफ्तार। हर तरह से इंग्लिश उर्दू में हर तरह से बोल दिया मैंने। डी है डेंसिटी, और रिलेशन कैसा है, इनवर्स। इनवर्स जब भी होता है तो 1 अपॉन में लिखते हैं, और अंडर रूट पे अब दोबारा बात नहीं होगी, उस पर बहुत बात होगी। अच्छा, अब जब ये साइन हटता है तो सबको पता है इक्वल आता है और कांस्टेंट आता है, वही बच्चों वाला काम। कांस्टेंट हमेशा की तरह के हो गया, अंडर रूट डी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो मैथमेटिकल फॉर्म बन गई आर अंडर रूट डी इक्वल टू के। मेरे हिसाब से तो ये अभी की लिखते लिखते आपको याद हो गया होगा। रेट आर का और डी का रिलेशन इनवर्स है, रूट हमेशा लगाना है। एक साइन हटाया, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं इसको, ये हटाया, इक्वल आया, कांस्टेंट आया, कांस्टेंट के प्लेस कर दिया, डी यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, वहां जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो आर अंडर रूट डी इक्वल टू के इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ गई। चलिए पहले वर्डिंग लिखें, फिर आप कॉपी कीजिएगा। लिखें, कंसीडर अ गैस, consider a gas, consider a gas with rate of diffusion R, consider a gas with rate of diffusion R, consider a gas with rate of diffusion R, हाँ भाई, consider a gas with rate of diffusion R, density D, rate of diffusion R, density D, डेंसिटी डी, फुल स्टॉप। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास भी आएगा, लेकिन जब उसका इस्तेमाल आगे आएगा तो वहां उसके बारे में बात करेंगे। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि दोनों का एक जैसा बिहेवियर है। आप डी भी लिख सकते हो और आप एम भी लिख सकते हैं, क्योंकि किताब आपकी यहाँ पे डी लिखती है तो आप डी लिखेंगे, वरना यहाँ आप कैपिटल एम भी लिख सकते हैं। कैपिटल एम किसे बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। चलिए अब आप ये कॉपी कर लें। पहले आपने अंग्रेजी लिखनी है थोड़ी सी, मैं भी लिख देता हूँ। अंग्रेजी आपने लिख दी अकॉर्डिंग टू, काम जरा अच्छा हो जाता है, ग्राम्स लॉ, और फिर आपने ये कॉपी करना है। ठीक है, चलो जी कॉपी करें, शाबाश। आगे जो इसकी हेडिंग्स हैं वो जरा डिफरेंट है उन लॉज से जो आप पहले पढ़ते रहे है। ये भी 4 नंबर का सवाल पेपर में 4 मार्क्स में आता है और बहुत आता है, लेकिन इसका स्टाइल डिफरेंट है उतना ही बड़ा, पर हेडिंग जो आगे आएंगी वो डिफरेंट होंगी। आपकी जिम्मेदारी एज अ स्टूडेंट सिर्फ ये होना चाहिए कि जो भी नई इंफॉर्मेशन आपको मिले वो आपने मेमोराइज करना है। अच्छा, वैसे तो आपको पता है कि रिकॉर्डेड लेक्चर में आप बार बार सुन सकते हैं एक बात को, और फिर मुझसे ग्रुप पे पूछ सकते हैं। कोई भी मसला अगर हो, या फिर प्राइवेट मैसेज पे भी आप पूछ सकते हैं अगर आप ग्रुप में हेजिटेट करते हैं। खुदा ना खास्ता कोई बात अगर आपकी ऐसी रह जाती है जो इस वीक के तीनों लेक्चर में है, और रिकॉर्डेड लेक्चर में कहीं कहीं कोई ऐसी बात रह जाती है मसले वाली जो आपको क्लियर नहीं है, तो नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली ये मौसम की सूरत हाल ठीक हो जाएगी और लाइव लेक्चर हमारे होंगे, तो वहाँ फिर आप पहले मुझसे क्लियर कर लीजिएगा कि सर यहाँ कुछ मसला अगर हो। वैसे पूरी कोशिश मेरी है कि मैं इतनी दफ़ा रिपीट करता हूँ एक बात को कि हो ना मसला, और क्वेश्चन भी मैंने अलाउ किए हुए व्हाट्सएप ग्रुप पे। फिर भी अगर कोई मसला रह जाता है तो आप वहाँ डिस्कस मुझसे कर सकते हैं लाइव लेक्चर में, और फिर आगे बढ़ सकते हैं। चलिए जी अगली हेडिंग डालते हैं।
ग्राम्स लॉ भी कंटिन्यू है, आपको पता है, ग्राम्स लॉ चल रहा है। ग्राम्स लॉ में आप अगली हेडिंग डालेंगे कंपैरिजन ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस। ठीक है, मजेदार सा काम है। अच्छा, ग्राम्स लॉ की जो सबसे बड़ी अच्छाई है एज अ स्टूडेंट जो मैं नोट करता हूँ वो ये है, मतलब स्टूडेंट को जो अच्छी लगती है वो ये है कि इसमें थ्योरी बहुत कम। आपने जो स्टेटमेंट में थ्योरी लिखी है वो वही है, इसके अलावा इसके कंपैरिजन भी मैथमेटिकल है। एक्सप्लेनेशन वाली जो हेडिंग होती थी पिछले लॉज में वो थ्योरेटिकल होती थी, वो यहाँ पर वो भी मैथमेटिकल है। तो पूरे लॉ में अच्छा ही है कि इसमें मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा है, जो कि मेरे नज़दीक आप फर्स्ट ईयर लेवल पे जो अच्छे स्टूडेंट हैं आप जैसे, तो अल्लाह करे आप सब इस तरह सोचें कि उनको अच्छा लगता है मैथमेटिकल काम, कि भाई यार आसानी से हो जाता है, याद नहीं करना पड़ता और रट्टे के बगैर आप मैनेज कर लेते हैं। तो इट्स वेरी गुड कि आप जो है वो ऐसी चीज़ों में फ़ायदा उठाएं। अच्छा भाई, आप याद रखें जब भी कंपेयर का वर्ड आएगा, ठीक है, अब हेडिंग अभी लिखना छोड़ दीजिएगा, जब भी कंपेयर का मतलब आएगा इस चैप्टर में, आगे इस टॉपिक में भी आएगा और अगले टॉपिक में भी आएगा, उसका मतलब होगा रेशो। कंपैरिजन का मतलब होता है रेशो। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ इस टॉपिक के लिहाज से कहता हूँ कि भाई मॉलिक्यूलर मास को कंपेयर करना है मॉलिक्यूलर मास को, तो आप इसका मतलब क्या समझेंगे कि एम का आप क्या बोल रहे हैं, रेशो ले रहे हैं एम से, और रेशो का मतलब होता है डिवाइड, यानी एम अपॉन एम। जाहिर सी बात है एम ये वाला किसी और का होगा, ये किसी और का होगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई वॉल्यूम का रेशो लेना है, तो आप समझ जाओ कि वॉल्यूम का रेशो लेने का मतलब है V1 और V2। किसी भी चीज का रेशो जो होगा केमिस्ट्री में, उसका मतलब होता है कंपेयर करना। कंपेयर करने का मतलब होता है रेशो। इसका मतलब है कि हमें कंपैरिजन करना है किसका, रेट ऑफ डिफ्यूजन का। तो आप समझ जाएंगे कि रेशो अब कैसे दिखेगा, रेशो दिखेगा R अपॉन R। और जाहिर सी बात है यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, या यहाँ पे ए आएगा, गैस ए आएगी, यहाँ पे गैस बी आएगी। तो ये बात आपके जहन में मैंने बैठा दी कि कंपैरिजन और रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब है कि हमें क्या करना है, रेशो लेना है। किसका लेना है रेशो, रेट ऑफ डिफ्यूजन का। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, आर होता है, और रेशो का मतलब होता है डिवाइड, तो आर अपॉन आर हो गया। और आर अपॉन आर में गैसेस के नाम डाल देंगे, जो भी गैस होगी। अभी कोई गैसेस के नाम पता नहीं है तो ए और भी लिख दिया, आगे चलिए गैसेस के नाम पता होंगे नोमेरिकल में तो वो प्लेस करेंगे। तो हमारी हेडिंग हो गई किसकी, आर ए अपॉन आर बी की। ये मैंने आपको शुरू में जहन में डाल दिया, इसको एक दफ़ा और सुन लीजिएगा पॉज करके, अगर आपका मूड हो और समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, चले जी। अब आपने पहले हेडिंग डाली फॉर गैस ए। अब काम आसान है, तेज चलेंगे हम। ये जरा फायदा उठाते हैं हम, ये वही वाली चीज हमने कॉपी की। काम बड़ा आसान है, मैंने कहा जो बस आपको ये बताना था मुझे कि कंपैरिजन का मतलब क्या होता है। अब जब ये समझ में आ गया कि कंपैरिजन का मतलब रेशो है, तो अब देखें कितना आसान है। आपने लिखा फॉर गैस ए, फिर आपने लिख दिया अकॉर्डिंग टू। अच्छा, वो अकॉर्डिंग का वर्ड भी लिखना चाहिए था, व्हाट। तो वो सेंटेंस हमें दोबारा लिखना चाहिए था जो हमने नहीं लिखा, अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ, वो हमने दोबारा लिख दिया। अब आर यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन में, और डी में रिलेशन इनवर्स है, डी को रूट में लेना है, सब आपको पहले से आता है। बच्चों वाला काम है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप पैनिक नहीं होंगे। अब यहाँ पे गैस ए की बात हो रही है तो आर के साथ ए आ गया, यहाँ पे डी के साथ ए आ गया, यानी गैस ए का रेट ऑफ डिफ्यूजन है और गैस ए की डेंसिटी है। उसके बाद इसी तरह हर स्टेप में आर के साथ ए लिखना है बस, और डी के साथ ए लिखना है। वही काम रिपीट हो रहा है, बिल्कुल उसी तरह से आर के साथ ए और डी के साथ।
ए कैपिटल बनाना है आपने और ए को थोड़ा छोटा बनाना है। देखिए मेरे पास तो कंप्यूटर का स्टाइल है छोटा करने का, तो मैं वही कर रहा हूँ, आप भी डेफिनेटली करें। अब ये मैं हर लाइन में मैंने नहीं किया, एक लाइन में कर दिया, आपको अंदाजा हो गया कि सर क्या करना चाह रहे हैं। तो हर लाइन में आपने ए को इसी तरह छोटा बनाना है। तो फाइनल इक्वेशन आ गई आर ए अंडर रूट डी ए। इस इक्वेशन को आपने बोल दिया इक्वेशन 1। अगर लाइव लेक्चर होता तो इक्वेशन 2 कभी मैं नहीं बनाता, आपसे बनवाता। तो पहले मैंने आपके जहन में क्या बात डाली, पहले मैंने आपके जहन में ये बात डाली कि कंपैरिजन का मतलब होता है रेशो। फिर मैंने बोला भाई रेशो किसका लेना है, तो आगे लिखा हुआ है रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कंपेयर करना है या रेशो लेना है या डिवाइड करना है, तीनों एक ही वर्ड है, कंपेयर रेशो डिवाइड। तो डिवाइड करना है किसको, रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी आर को, यानी हमें आर अपॉन आर की तलाश है। वी आर इन सर्च ऑफ आर अपॉन आर की तलाश है। फिर हमने आगे बात बढ़ाई, हमने कहा भाई दो गैसेज है हमारे पास, टू हेडिंग में टू गैसेज लिखा हुआ है, अगर आप देखें दो गैसेज हैं, पहली गैस का नाम ए है, दूसरी गैस का नाम बी है। वर्डिंग में ये सब अभी आएगा, किसी ने लिखना शुरू कर दिया तो बहुत गलत बात है, जब भी मैं बोला नहीं करूँ उस वक्त तक लिखा नहीं करें। अच्छा, पहली गैस के लिए हम काम कर रहे हैं, पहली गैस के लिए हमने सेम काम रिपीट किया मैथमेटिकल फॉर्म में कि आर का डी का इनवर्स रिलेशन है, डी को रूट में लेना है, ये भी हमने पहले से तय किया हुआ है, वो भी आपको दिख रहा है। सबको ये बात क्लियर है। फिर हमने इक्वल आया, कांस्टेंट आया, कांस्टेंट किया आया, ये डिवाइड वहां जाके मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन 1 बना। अब यही काम हमने दोबारा करना है गैस बी के लिए। देखिए मुझे तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करूंगा मैं, जस्ट कॉपी किया पेस्ट किया। दिस इज फॉर गैस बी, ये मैंने गैस बी के लिए किया। आपको अंदाजा हो रहा होगा कि मैं क्या करूंगा। अब गैस बी के लिए जहां जहां ए है वहां पे बस बी आ जाएगा। ये बात भी आपको पता है कि आपने हर जगह बी को छोटा ही लिखना है। मैंने पहली लाइन में और आखिरी लाइन में लिखा है ताकि टाइम मेरा थोड़ा बच जाए। आपने बहरहाल चारों लाइनों में इसको छोटा ही लिखना है बी को। चले, अब ये जो आपकी इक्वेशन आ गई आर बी अंडर रूट डी बी, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोला आपने, और दिस इज फॉर गैस बी। ठीक है, तो गैस ए के लिए पहले काम किया, वही काम रिपीट किया गैस बी के लिए, दो इक्वेशन आ गई। अब आप में से बिल्कुल जो नए लोग हैं उनसे बात कर रहा हूँ मैं, बाकियों को बिल्कुल अच्छी तरह पता है, नाराज मत होइएगा। कंपेयर करना आपको सिखाया हुआ है। कंपेयर करने का मैंने असूल क्या पढ़ाया था, कंपेयर करने का मैंने असूल ये पढ़ाया था कि जो चीज कॉमन होगी उसको एलिमिनेट कर दोगे आप, जो चीज कॉमन होगी उसको आप एलिमिनेट कर दोगे। तो इक्वेशन 1 में भी के है, इक्वेशन 2 में भी के है, दोनों कॉमन है, तो के को आप एलिमिनेट कर दोगे। तो के को एलिमिनेट करने के बाद आपके पास हाँ भाई, तो के को एलिमिनेट करने के बाद आप पहले अंग्रेजी लिखोगे। अभी मैं कॉपी करने के लिए आपको टाइम दूंगा, आप बेफिक्र हो जाइएगा, पहले मैं आपको सिखा दूं पूरा। तो आपने वर्डिंग लिखी कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 का आपने कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने का असूल मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि जो चीज कॉमन होगी उसको आपने एलिमिनेट कर देना है। तो यहां से हाँ भाई, दोनों इक्वेशन में के कॉमन है, तो के को आपने एलिमिनेट कर दिया। क्या क्या बचा भाई, पूरी क्लास आप मेरे सामने जरूर नहीं है, पर मैं समझे बात ही कर रहा हूँ, आपसे क्लियर होना चाहिए। ये इक्वेशन 1 से आ गया और इक्वल करके ये इक्वेशन 2 से आ गया, यहाँ पे हम बी कर देंगे। आप बोल लेंगे यार इक्वेशन 2 में ये कैसे है सर, तो ये आर ए अंडर रूट डी इक्वेशन 1 से आ गया, आर बी अंडर रूट डी बी इक्वेशन 2 से आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। तो इक्वेशन 1 को और 2 को हमने कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने का असूल हमने क्या बनाया कि जो चीज कॉमन है उसको एलिमिनेट कर दिया। जब वो एलिमिनेट हो गई तो इक्वेशन आपके सामने। अब आमतौर पे ये होता है कि जब बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, जनरल गैस इक्वेशन, ये 3 जगह पे आपने ऐसे ही काम किया था, बिल्कुल इसी जैसा काम किया था, तो वहां कंबाइन करने के बाद काम खत्म हो जाता। याद करें, कंबाइन किया काम खत्म हो गया। यहाँ पे कंबाइन करने के बाद काम खत्म नहीं, बल्कि यहाँ पे कंबाइन करने के बाद अब 2-3 स्टेप और है,
और वो अब आपने जहन में इस तरह बैठाने के रट्टा ना मारे आप। अब आप ये करो कि दोनों आर एक तरफ ले लो, दोनों डी एक तरफ ले लो। समझ लो बात, दोनों आर एक तरफ ले लो, दोनों डी एक तरफ ले लो। तो दोनों आर एक तरफ ले लोगे भाई तो ये हो जाएगा आर ए, अच्छा भाई, तो आर ए, अब ये जो आर बी है ये राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है भाई, तो मैंने जरा आसानी के लिए डायग्राम बना रहा हूँ, अपॉन शायद आपको इस तरह तंग करे, तो मैं इस तरह से अपॉन बना दे रहा हूँ ताकि आपको जो है ना वो परेशानी ना हो। मुझे थोड़ी परेशानी ज़रूर होती है इसमें। बहरहाल तो ये आर ए आ गया और इसके नीचे आपके पास यहाँ पर आर बी आ, ठीक है भाई। तो आर ए पहले से था, आर बी वहां मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आगे डिवाइड हो गया। अब इक्वल के बाद यहाँ पे क्या बचा भाई, यहाँ पे क्या बचा, डी बी, डी बी बचा। जहन में रह के डी बी अंडर रूट में, अंडर रूट मैंने बनाया नहीं है, इससे अच्छा कि मैं यहीं से कॉपी कर लूँ, तो ये अंडर रूट बचाने से बच जाऊंगा मैं। तो ये आ गया अंडर रूट डी बी। अब बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी डिवाइड इसी तरह बना देता हूँ मैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अच्छा अब जरा समझ लें आप एक दफा और कि आर ए यहीं पर लेफ्ट पे रहा, आर बी राइट पे मल्टीप्लाई हो रहा था, लेफ्ट पे आके डिवाइड हो। इसी तरह डी बी जो है वो राइट पे ही था, डी ए जो है वो लेफ्ट पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे जाके डिवाइड हो गया। जो चीज मल्टीप्लाई हो रही थी वो डिवाइड हो गई जाके, राइट वाली चीज लेफ्ट पे चली गई, लेफ्ट वाली चीज राइट पे चली गई। अब यहाँ पे आप चूंकि मैं जो हूँ ये चीज जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी, ड्राइंग मेरी इतनी एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ये है कि आप जो है वो इसको आसानी से मैनेज कर सकते हैं। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, मेरे जहन में आइडिया तो आ रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आर ए हो गया, अपॉन मैं अब ऐसे बना रहा हूँ क्योंकि एक दफा समझा दिया मैंने आपको। ठीक है भाई, आर ए आर बी, ठीक है भाई, ये हो गया इक्वल। अब यहाँ पर एक ही रूट में दोनों को लिखना है, वैसे तो ये भी ठीक है पर ये बुरा लग रहा है, दो रूट अलग अलग रूट बने हुए हैं। आपने मैट्रिक मैथ्स में पढ़ा था कि भाई अगर कहीं पर जो है वो दोनों चीजें रूट में हो अपॉन में, यानी कि वो न्यूमरेटर भी रूट में हो और डिनोमिनेटर भी रूट में हो, तो दो अलग अलग रूट बनाने के बजाय एक रूट बना दो। तो यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ जरा अपनी थोड़ी अकल इस्तेमाल करने की कि एक रूट में इसको मैं शो करूँ। इसका साइज बढ़ाकर मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है भाई, तो ये चलो जी, तो डी बी, चलो तो ये बात क्लियर हो गई। ये जो मैंने रूट बनाया ये दोनों के ऊपर है, किसी एक चीज पे नहीं है बल्कि दोनों के ऊपर है। ये आपने ध्यान में रखना है, ये रूट किसी एक चीज पे नहीं है बल्कि ये दोनों के ऊपर है। तो ये अंडर रूट डी बी अपॉन डी। अच्छा आप ये नोट कर रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे ए ऊपर है बी नीचे है, राइट साइड पे
बी ऊपर है और ए नीचे है, तो ये बिल्कुल इसी तरह से ही होना है, आपने ध्यान में रखना। अच्छा, यहाँ एक फॉर्मूला फाइनल हो गया। अब हम एक फॉर्मूला और बनाने जा रहे हैं। किसी को भी यहाँ तक मसला हो तो इसको एक दफा और सुनिएगा। अच्छा, हमने इक्वेशन 1 और 2 कंबाइन की, कंबाइन करने से के गायब हो गया, एक जगह आ गया आर ए अंडर रूट डी, एक जगह आ गया आर बी अंडर रूट डी। हमने फिर ये बोला कि दोनों आर एक तरफ ले लो, दोनों डी एक तरफ ले लो, तो आर भी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके डिवाइड हो गया, डी ए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके डिवाइड हो गया, तो आर ए अपॉन आर बी बराबर आ गया अंडर रूट डी बी अपॉन अंडर रूट डी। और फिर मैंने ये कहा कि भाई दो रूट बनाने के बजाय एक रूट बना लो तो अच्छा लगेगा, तो ये दो रूट की वजह आपने एक रूट बना लिया। अब क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन में ये बात लिखी थी कि डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास का बिहेवियर एक ही है, आपको याद होगा, तो यहाँ पर किताब चाहती है कि आप ये बात इनकॉर्पोरेट करो कि भाई डेंसिटी पढ़ लो या मॉलिक्यूलर मास पढ़ लो, कोई फर्क नहीं है। तो अब यहाँ पे डेंसिटी की किताब कहती है डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्योंकि मॉलिक्यूलर मास की बात चल रही है तो हमने कैपिटल एम बनाया। सेंस भी लिखना चाहिए था मुझे, सेंस डेंसिटी बराबर है, डेंसिटी बराबर है किसके भाई, मास अपॉन वॉल्यूम। और मास कौन सा वाला लेना है, मॉलिक्यूलर मास लेना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में मॉलिक्यूलर मास की बात हो रही है। तो अगर डेंसिटी की जगह पे एम अपॉन वी लिख दें भाई, तो फॉर्मूला अब क्या बनेगा, जरा फॉर्मूला बनाए, सब लोग मेरे साथ मिलकर फॉर्मूला बनाए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, थोड़ी सी मैथमेटिक्स का यहाँ पे आपने ख्याल करना है। आर अपॉन आर, आर बी को तो बिल्कुल नहीं छेड़ा हमने यहाँ पे। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डर है कि आप गलती कर सकते हैं, लिहाजा थोड़ा सा आपने मेरी बात सुनी है। हालांकि ये मैथमेटिकल बात है, पर क्योंकि आप मेरे सामने नहीं है तो मुझे ये मसला है। आप देखिए मैंने क्या किया कि डी बराबर है मास अपॉन वॉल्यूम, तो डीबी की जगह पे आ गया एम बी अपॉन बी, वी बी, सॉरी डीबी की जगह पे आ गया एम बी अपॉन वी बी, वी बी, और डीए की जगह पे आ गया एम अपॉन एम बी। तो अब ये इतना दूर दूर है क्योंकि मुझसे वो सेटिंग नहीं बन रही है पावर पॉइंट पे, पर आपने ये पूरे एक ही रूट में लिखना है, ठीक है, ये पूरा एक ही रूट है, और इस पूरे एक ही रूट में ऊपर लिखा हुआ है एम बी अपॉन वी बी और नीचे लिखा हुआ है एम ए अपॉन वी। ठीक है, एक दफा और मैं आपको सुना रहा हूँ बात कि राइट साइड पे ये एक ही रूट है, ये ऐसा नहीं है कि रूट ऊपर है नीचे नहीं है, वो ड्राइंग नहीं बन पाई मुझसे। पूरा एक कंबाइंड रूट है, उस कंबाइंड रूट पे ऊपर है एम बी अपॉन वी बी और नीचे है एम ए अपॉन वी। अच्छा, अब क्योंकि बिल्कुल आखिरी आखिरी बातें चल रही है लेक्चर की, और से आपने सुनना है, डेरिवेशन ये एंड पे जा रही है। दैट इज कि क्योंकि आपको ये बात मैंने बताई थी लेक्चर के शुरू में, बल्कि मैं दिखा देता हूँ, नहीं मैंने लिखा नहीं था, बल्कि आपको आपकी इंट्रोडक्शन सॉरी स्टेटमेंट के स्टार्ट में लिखा हुआ है कि अंडर सिमिलर कंडीशन। और जब मैंने आपको ये बात बताई थी कि कंडीशन सिमिलर होंगी, याद करें जब मैंने आपको ये बात बताई थी कंडीशन सिमिलर होंगी, तो मैंने वहां पे किस किस का जिक्र किया था, टेम्परेचर का, मोल का, प्रेशर का और वॉल्यूम। तो इसका मतलब है क्योंकि कंडीशन सिमिलर है तो जो वॉल्यूम है वो भी सेम है। तो जब वॉल्यूम सबका सेम है तो यहाँ पे वी ए और वी बी करने की जरूरत नहीं। तो पहले मैंने वी बी और वी ए किया ताकि आपका जहन बन जाए कि भाई एम बी अपॉन वी बी गैस बी के लिए और एम ए अपॉन वी ए गैस ए के लिए। फिर मैंने आपको याद दिला दिया कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में कंडीशन सेम है, और कंडीशन सेम होने का मतलब है कि वॉल्यूम जो है वो भी सेम होगा। तो वॉल्यूम जब सेम होगा तो फिर ए और बी लिखने की जरूरत ही नहीं है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, जब सेम है तो वी लिखेंगे। इससे फायदा ये होगा कि बी से बी कैंसिल होगा, और जब वी से बी कैंसिल होगा तो हमारा फाइनल फॉर्मूला बनने लगा है जो कि न्यूमेरिकल में हमने इस्तेमाल करना है। और वो फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट इज फाइनल फॉर्मूला हमारा बनेगा आर ए अपॉन आर बी, और यहाँ पे आ जाएगा भाइयों एम बी, और यहाँ पे आ गया एम। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि v से v कैंसिल हो गया। जस्ट ऊपर वाली इक्वेशन में देखें कि जब v से v कैंसिल हो जाएगा तो v गायब हो जाएगा, तो v गायब हो जाएगा तो ऊपर आएगा एम बी, नीचे आएगा एम ए, और एक कंबाइन रूट होगा, जो कि आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये कंबाइन रूट है। तो ये फाइनल फॉर्मूला बन गया जिसके लिए हम इतनी देर से मेहनत कर रहे थे। जो लोग तवज्जो से पढ़ रहे हैं, सब तवज्जो से पढ़ रहे हैं, मुझे भरोसा है। तो कंपैरिजन का मतलब मैंने बताया था रेशो, रेशो का मतलब मैंने बताया था डिवाइड। तो देखो ये डिवाइड हो गया आर अपॉन आर। अगर आप अपनी हेडिंग पढ़े, देखिए हेडिंग में लिखा हुआ है कंपैरिजन ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन। कंपैरिजन, अभी आपने कॉपी नहीं करना, अभी वर्डिंग आएगी फिर आप कॉपी करोगे, फिर लेक्चर एंड होगा। तो ये है कंपैरिजन ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन। इसका मतलब है हमें कंपेयर का मतलब रेशो लेना था, रेशो का मतलब डिवाइड करना था,
किसको डिवाइड करना था, रेट ऑफ डिफ्यूजन को, यानी कि आर अपॉन आर। तो ये हमने आर अपॉन आर निकाल लिया, आर ए अपॉन आर बी, और राइट साइड पे अंडर रूट कॉमन है और ऊपर है एम बी अपॉन है। ये फिर बोल रहा हूँ कि ये क्रॉस होता है, लेफ्ट साइड पे ए ऊपर है बी नीचे है, राइट साइड पे बी ऊपर है ए नीचे है, इसको कभी गलती नहीं करनी। और ये वो फॉर्मूला है जिससे हम न्यूमेरिकल करेंगे अगले लेक्चर में। आज न्यूमेरिकल पे नहीं जा पाए हम, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इसको न्यूमेरिकल हम करेंगे। चलें जी, तो अब इस वीडियो को आप 1 से 2 दफ़ा सुनेंगे ताकि आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाए। फिलहाल आप वर्डिंग लिखें कंपैरिजन की, वर्डिंग लिखने के बाद आप कॉपी करेंगे। कंसीडर टू गैसेस ए एंड बी, ये फॉर गैस ए से पहले है, कंपैरिजन और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस की हेडिंग है, उसमें वर्डिंग लिख रहे हैं आप। वर्डिंग के बाद हेडिंग डलेगी फॉर गैस ए, तो लिखें कंसीडर टू गैसेस ए एंड बी, कंसीडर टू गैसेस ए एंड बी, ए और बी कैपिटल आएगा। कंसीडर टू गैसेस ए एंड बी with rate of diffusion R, A and RB. Consider two gases A and B with rate of diffusion R, A and RB. With rate of diffusion R, A and RB, comma, density dA and dB. Density dA and dB, हर जगह A और B कैपिटल है। Density dA and dB, dA and dB, comma, molecular mass Ma and Mb respectively. 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 फुल स्टॉप। अच्छा, वर्डिंग में आपको हमने बता दिया गया भाई रेट ऑफ डिफ्यूजन आ रहे है, आर ए और आर बी, डेंसिटी डी और डी बी है, मॉलिक्यूलर मास एम ए और एम बी है, जो कि आप इतनी देर से सुन ही रहे हैं। अब आपने फॉर गैस ए कॉपी करना है, फिर फॉर गैस बी कॉपी करना है, फिर आपने सेकंड स्लाइड पे जाना है और ये कंपेयर। तो मैं क्योंकि आपको वीडियो को पॉज करके कॉपी करना है, क्योंकि वीडियो फिर आगे बढ़ जाएगी, सेकंड स्लाइड पे चले जाएंगे आप। तो वीडियो को पॉज करना है, कॉपी करना है, फिर सेकंड स्लाइड पे जाना है, वहां पर भी पॉज करके कॉपी करेंगे। यहाँ ये मैं लेक्चर एंड कर रहा हूँ आज का। तो आज के लेक्चर में हमने ग्राम्स लॉ ऑलमोस्ट खत्म कर लिया, एक हेडिंग इसकी रह गई है 10-15 मिनट की, वो भी है 10 मिनट की तकरीबन, और क्योंकि तगड़ी हेडिंग है तो मैं अभी नहीं कराना चाह रहा। इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझ लेंगे और ग्रुप पे मुझसे पूछ लेंगे अगर आपको कहीं भी मसला होता है। और नेक्स्ट वीक के लेक्चर में इंशाल्लाह न्यूमेरिकल की तैयारी पकड़ के रखिएगा। पिछले किसी भी न्यूमेरिकल में कोई मसला हो तो वो भी क्लियर कर लें। ये अच्छी बात नहीं है कि आगे बढ़ते जाएं पुरानी चीज़ें ना आती हो अच्छे से, तो ये अच्छी हैबिट नहीं है। तो पुरानी चीज़ों को बिल्कुल पक्का करके रखें। चले, सेकंड स्लाइड पे मैं आ गया। अब वीडियो को पॉज करके आप सेकंड स्लाइड कॉपी करेंगे। लेक्चर मेरा यहाँ पे एंड हो रहा है। इंशाल्लाह आपसे अगले वीक मुलाकात होगी। लेट्स सी कि वो लाइव लेक्चर होता है कि रिकॉर्डेड होता है, अल्लाह बेहतर करेगा। और सबके लिए अच्छी दुआओं में सबको याद रखना है और पढ़ाई पे तवज्जो देनी और व्हाट्सएप ग्रुप को इस्तेमाल करना है। जहाँ फंसे वहाँ क्वेश्चन कर लें किसी हेजिटेशन के बगैर, वो इसीलिए बनाया गया, आपके लिए बनाया गया, उसको इस्तेमाल करें। ठीक है भाई, चलें, अल्लाह हाफिज़।